नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। टीजीटी साइंस के अंतर्गत फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कक्षाएं चल रही हैं और इसमें आप पिछले वीडियो में आपने देखा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और इसके अलावा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वीडियो देखा था। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और डिफिनेशंस आपने पढ़ी थी। ये वीडियो बेसिकली जो है वृत्तीय गति और घूर्ण गति में है, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन पे बेस्ड है। इसमें हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वृत्तीय गति और घूर्ण गति होती क्या है, सबसे पहले देखते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में होता यह है कि अगर कोई कण है और एक निश्चित बिंदु को केंद्र मान के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी जो केंद्र से दूरी है वो समान है। कोई कण है, उसके चारों ओर घूम रहा है और जो उस पॉइंट से उसकी दूरी हर जगह क्या है, समान है, तो ऐसी गति को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहेंगे इसको। अगर यहीं पर कोई पिंड का समूह है या कण का समूह है, कोई निकाय है, कोई बॉडी है, तो अगर वो ऐसा मोशन कर रही है, घूम रही है इस तरह से, तो हम उसको कहते हैं घूर्ण गति या रोटेशनल मोशन। उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो आप समझ गए होंगे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन या घूर्ण गति के बारे में। इसके बाद आती है बात कोणीय विस्थापन। एक एक करके हम इसको मिटाते जाएंगे तो जगह खाली हो जाएगी। कोणीय विस्थापन क्या है? मान लीजिए कोई पिंड है, ये सेंटर है O, कण यहां पर था और उसका B पर पहुंच गया। घूर्ण गति या कह सकते हैं सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोणीय गति। तो इसमें जो एंगल्स ने बनाया है वो बनाया है डेल्टा थीटा, अर्थात इसने जो विस्थापन हुआ है, कोणीय विस्थापन, वो कितना है, डेल्टा थीटा। इसी को कहा जाएगा कोणीय विस्थापन। अर्थात प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच, वृत्तीय गति में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच केंद्र पर जो भी कोण अंतरित किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसको कहा जाता है कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आती है बात कोणीय वेग की। कोणीय वेग क्या होता है? जिस प्रकार से रेखीय वेग था, क्या था रेखीय वेग? विस्थापन अपॉन समयांतराल, यानी कि एकांक समय में जो किसी वस्तु में विस्थापन होता है उसे हम रेखीय वेग कहते थे। उसी प्रकार एकांक समय में जो कोणीय विस्थापन होगा उसे हम क्या कहेंगे, कोणीय वेग कहेंगे। या ऐसे समझ लीजिए कि प्रारंभ में कोई कण A पर था, बाद में B पर पहुंच गया, उसका विस्थापन जो था वो कितना था, डेल्टा थीटा, और कितने समय में किया, मान लिया इसने डेल्टा t समय में किया, तो इसका जो कोणीय वेग होगा ओमेगा होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, आपको पता है। और अगर ये डेल्टा थीटा, अगर मान लीजिए कि कोई कण पूरा एक वृत्तीय गति कर ले, तो डेल्टा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई के बराबर, क्योंकि पूरा वृत्तीय गति करने में क्या हो जाता है, 2 पाई हो जाता है। और इसको मान ले हम पूरा एक टाइम इसका टू टी, तो इसको ले सकते हैं 2 पाई अपॉन टी ओमेगा। हम जानते हैं कि आवृत्ति बराबर होता है 1/t, ये आवर्तकाल है, टाइम पीरियड। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एम, अर्थात एक सेकंड में जो है अगर कई चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, 2 पाई एन। यहां कुछ फॉर्मूले मिल रहे हैं आपको, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। इसके अलावा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, यहां एन जो क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है। चलिए
इसके बाद आता है कोणीय त्वरण। याद कीजिए डिफरेंशियल रेखीय त्वरण की वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? रेखीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहेंगे, सिंपल। इसको डिनोट करते हैं ग्रीक वर्ड अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। या डेल्टा टी क्या है? समय परिवर्तन की दर, और डेल्टा ओमेगा क्या है? कोणीय वेग परिवर्तन की दर। या ये समझिए कि डेल्टा टी जो है समय परिवर्तन है, दर नहीं, सॉरी, समय परिवर्तन है। तो अगर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा अपॉन टी, कई जगह ये भी लिखा होगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा ओमेगा शो करता है वेग, कोणीय वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, और अगर समय लगा देंगे तो दर निकल आएगी, और उसी दर को कहते हैं कोणीय त्वरण। या ये समझिए कि एकांक समय में हुए कोणीय वेग परिवर्तन को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और अल्फा इक्वल टू होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आती है बात गुण गति के समीकरण। गुण गति समीकरण जाने से पहले याद करिए, आपने देखा हो जो रेखीय गति के समीकरण थे वो याद करिए, सेम गुण गति समीकरण थे। रेखीय गति का समीकरण था आपका पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तो था। अब यहां पे v जो है चेंज हो गया है। v क्या था? अंतिम वेग था। यहां पर हो गया ओमेगा, अर्थात फाइनल, अंतिम कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग। u प्रारंभिक वेग था, तो ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग हो गया। यस था विस्थापन, तय की गई दूरी, तो यहां क्या हो गया? थीटा या डेल्टा थीटा कहीं भी लिखा होगा। टी एज इट इज है, टी एज इट इज है, और ए त्वरण चेंज हो गया है अल्फा में। ठीक है, तो रख दीजिए इसमें मान, क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू, ये मिल जाएंगे आपको, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। तो ये गुण गति के समीकरण हो गए। इस पर बेस्ड सवाल आएंगे, हम बताएंगे आके आपको। तो ये 3 गुण गति के समीकरण हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, क्या है? एक समान वृत्तीय गति। अभी वृत्तीय गति हमने पढ़ी, एक समान वृत्तीय गति। कोई भी कण अगर किसी बिंदु को केंद्र मानकर चारों ओर निश्चित पथ पर एक समान चाल से चलता है, दूरी समान रहे लेकिन समान चाल भी हो, तभी वो कहलाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अदरवाइज वो सर्कुलर मोशन तो रहेगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। अगर एक समान चाल नहीं रहती है, उसकी बदलती रहती है, तो सर्कुलर मोशन तो होगा लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए इसकी एक समान चाल रहनी चाहिए, वेग समान रहना चाहिए, त्वरण नहीं होना चाहिए, कोणीय त्वरण नहीं रहना चाहिए। उसको हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या होता है? आपने देखा होगा पोल में बच्चे घुमा करते हैं, या इसके अलावा कुछ धागे में बांध के घुमाया जाता है, और अगर वो टूट जाती डोरी तो बाहर की ओर चला जाता है। तो अर्थात कोई ऐसा बल होता है जो वृद्धि गति करने के लिए आवश्यक होता है, जो केंद्र की ओर लगता है, जो केंद्र की ओर लगता है, अर्थात अंदर की ओर लगता है। ऐसे बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। वृत्ति गति करने के लिए एक केंद्र की ओर आवश्यक बल को अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। अब केंद्र बल एक स्यूडो फोर्स है, आभासी बल है। वृत्ति गति करते समय जो अभिकेंद्र बल लगता है, अभिकेंद्र बल न लगने की दिशा में एक स्यूडो फोर्स या अपकेंद्र बल लगता है, जिसकी दिशा बाहर की ओर होती है। एक आभासी बल है, और इसी आभासी बल को या इसी बाहर की ओर लगने वाले बल को हम अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये बाहर की ओर लगने वाला बल होता है, आभासी बल होता है।
पता कैसे चलता है इसका? कोई डोरी में कोई चीज बाहर की घुमाते हैं जब, और डोरी टूट जाती है तो वस्तु बाहर की ओर चली जाती है, बाहर की ओर, जबकि कोई बल नहीं लग रहा होता। आप किसी भी पोल को लेकर हाथ से घूमे चारों तरफ और हाथ जो है पोल से छूट जाता है तो आप गिर पड़ते हैं। इसी प्रकार अगर कोई साइकिल से या कोई गाड़ी से अगर गोल घूम रहे हैं और अगर ग्रिप नहीं है या घर्षण उतना नहीं है तो बाहर की ओर आप गिरेंगे। इसके अलावा और एग्जाम्पल आपको बता दें, जहां पर मोड़ होते हैं गाड़ियों हाईवे पर, जो लंबे लंबे मोड़ होते हैं, वहां पर रोड थोड़ी झुका दी जाती है। कारण ये होता है सेंट्रीपेटल फोर्स पर्याप्त मिल जाता है और गाड़ी पलटती नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं आपके, और भी बहुत से एग्जाम्पल, जैसे अपकेन बल से ही जो है दूध से क्रीम अलग की जाती है। होता यह है कि जो दूध के जो पार्टिकल होते हैं, छोटे कण बड़े कण, क्रीम में छोटे कण होते हैं, तो छोटे कण जो होते हैं वो दूसरा मार्ग तय, बड़ा मार्ग तय करते हैं, मतलब छोटा मार्ग तय करते हैं, और बड़े कण बड़ा मार्ग तय करते हैं, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है अलग किया। तो बहुत से एग्जाम्पल है, अभी आते आएंगे तो बताएंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट है बलाघूर्ण। किसी वस्तु का वह गुण, किसी बल का वह गुण जो वस्तु को बल की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता हो या उसकी प्रवृत्ति रखता हो, उसे हम बलाघूर्ण कहते हैं। इसको टॉर्क भी कहते हैं। इसके बाद है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण जानने से पहले आप जानिए जड़त्व क्या होता है। जड़त्व या इनर्शिया वैसे जानते होंगे, सब आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जड़ तो बना है जड़ शब्द से। जड़ मतलब स्थिर, स्थायी रहने वाला। गति जड़ तो होता है, गुणांक जड़ होता है, पढ़ चुके हैं, पढ़े होंगे आप लोग पीछे। तो किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, उसे हम जड़त्व कहते हैं। मतलब स्थिति का विरोध करता है, चाहे गति का हो चाहे वो स्थिति का हो, कोई विरोध करता हो, जड़त्व कहते हैं। अब जड़त्व आघूर्ण क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर कोई पार्टिकल है और उससे कुछ दूरी पर किसी पॉइंट से, जैसे कोई वस्तु है, अगर यहां इस पॉइंट से अगर उसकी घुमाया जाए, तो अगर इसका द्रव्यमान मान लीजिए यम है और इससे टोटल इसकी दूरी आर है, ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु की जो क्या कहते हैं उसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो दूरी होगी उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम जड़ता आघूर्ण कहते हैं। अगर मान लीजिए कई पार्टिकल हैं इसमें, इसी ये वस्तु है जिस वो जो कई m1 m2 m3 इस तरह से मिलकर बनी हुई है, तो इसका जो इसकी सारी दूरी होंगी, ले ली जाएगी m4, इससे m5, इस तरह दूरी ले ली जाएगी, तो इनका मान क्या होगा? I इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर एंड सो ऑन, दैट इज समीशन या सिग्मा m r स्क्वायर। मतलब कुल मिलाकर वही आएगा जो इसमें आया था, mr स्क्वायर। समस्त कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा, जो पूरी बॉडी का जड़त्व आघूर्ण होगा। इस पर बेस्ड जो दो प्रमेय, एक है समांतर अक्षों की प्रमेय और दूसरी है लंबवत अक्षों की प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, इस पर बेस्ड सवाल आते हैं और आएंगे। जैसे ये कोई वस्तु है, इधर देख लीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, द्रव्यमान क्या है इसका? यम द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान यम। मान लीजिए ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इससे अगर घुमाते हैं तो इस पर हमने बताया था इसकी जो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG मान लिए, हमको घुमाना है यहां से, मान लिया, या यहां से घुमाना है, यहां से यहां तक की दूरी हमने मान लिया क्या है, R है। तो समांतर, इस दोनों समांतर अक्ष हैं, इनकी प्रमेय क्या होगी, अगर इसके यहां से घुमाएं, अगर यहां से घुमाने पर हमने मान लिया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी I होगी, तो समांतर अक्ष प्रमेय यह कहती है कि जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से घुमाने पर, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से घुमाने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उसके बराबर प्लस उसके द्रव्यमान और उस अक्ष से दूरी के वर्ग गुणनफल के बराबर होती है। मतलब एग्जांपल तो समझिए, जो I होगा वो इसके IG, इसके जड़त्वाघूर्ण के और इसकी दूरी के वर्ग और इस द्रव्यमान के गुणनफल के योग के बराबर होगी, ये मतलब कहने का। I = IG + mr², ये लिखा हुआ है। फिर समझ लीजिए, किसी भी बॉडी का, पिंड का जो द्रव्यमान होगा अगर यम है और उसका गुणन से दूरी यहां से हम घुमाना चाहते हैं R है, तो समांतर अक्ष की प्रमेय के अनुसार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी IG + mr² के बराबर होगी, अर्थात I = IG + mr²। समझ गया होगा आई होप। लंबवत अक्ष प्रमेय नेक्स्ट है। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें कोई 3 डायरेक्शन है, ये मान लिया x है, ये y है और ये z है। अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ है, ये है IX और ये है IY, तो लंब अक्षों की प्रमेय ये कहती है, इसको घुमाने पर, ये घुमाने पर, कि जो बॉडी के समानांतर होगी XY, जो भी हो, XY हो चाहे YZ हो, कोई भी हो सकती है, तो उन दोनों का योग जो लंबवत होगी वो उसके बराबर होगा। IZ = IX + IY होगा। अगर यहां पर IZ हो जाए तो IX = IZ + IY हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो लंबवत होगी वो शेष दोनों डायरेक्शन के जड़त्वाघूर्णों के योग के बराबर होगी। तो ये आपका लंबवत अक्ष प्रमेय है, ये समांतर अक्ष प्रमेय है। बाकी डिफिनेशंस और कॉन्सेप्ट सारे हो गए हैं। अगर एक आध टॉपिक बचा होगा तो हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो आपका आएगा वो इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो पढ़ते रहिए, और PGT लेक्चरर की वैकेंसी भी आ गई है और इसमें भी आपको ये फिजिक्स मदद करेगी जरूर, जो भी लोग सब्जेक्ट लिए हुए हैं। तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।